नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की खबरों की। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य के औद्योगिक, तकनीकी और शहरी विकास को दिशा देने वाले कई बड़े फैसलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी विकास और चीनी मिल नीति से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार एक नए औद्योगिक और तकनीकी युग में प्रवेश करने वाला है। जैसे बिहार कैबिनेट के इन फैसलों से ये साफ है कि सरकार तकनीकी आधुनिकता, औद्योगिक विकास, शहरी विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों में संतुलित वृद्धि की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं के लागू होते ही राज्य नई औद्योगिक पहचान बना सकता है और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इनके अलावा सोनपुर और सीतामढ़ी में, जहाँ पर माता सीता के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, वहाँ पर भी हम लोग सीतापुरम शहर को बसाने के लिए और 9 प्रमंडलीय मुख्यालय और सोनपुर, कुल 11 शहरों में प्रथम चरण में हम लोग इसको कैसे करेंगे और क्या मोडस होगा, ये नगर विकास विभाग को यह दायित्व मिला है और यह समिति की भी अध्यक्षता मुख्य सचिव के स्तर पर है। और इसमें भी इन मॉडल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, जो लोग इस फील्ड में हैं उन लोगों को हम लोग कोऑप्ट करेंगे समिति में, ताकि नए तरीके से नए टाउनशिप्स का निर्माण बिहार में हो। इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। आरा नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को आरा शहर के सिंडिकेट, शीश महल चौक और सब्जी गोला इलाके में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। अभियान शुरू होते ही बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। टीम के पहुंचते ही कई दुकानदारों ने फुटपाथ और मुख्य सड़क पर फैले सामान को हटाने की कोशिश की, जबकि कुछ स्थानों पर हल्का फुल्का हंगामा भी देखने को मिला। अभियान के दौरान टीम ने सड़क किनारे लगाए गए अवैध ठेले, खोखे और अतिक्रमित दुकानें के आगे बनाए गए शेड को हटाया। शीश महल चौक और सब्जी गोला जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती थी। इसी को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की है। कुछ दुकानदारों ने अचानक हुई कार्रवाई पर आपत्ति जताई और हटाए जा रहे सामान को बचाने की कोशिश की, जिससे कई जगह कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस बल की तैनाती के कारण स्थिति जल्द नियंत्रित कर ली गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क किनारे अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि शहर में सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके और जाम की समस्या से लोगों को राहत मिले। बता दें कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को संतो बाबा के परिसर में धाम लगाया जाता है, जहां दूर दूर से बीमार, विकलांग, मुकबधिर, मानसिक रोगी, भूत प्रेत बाधित, पीड़ित आदि को लेकर पहुंचते हैं। इसमें दूर दूर से आए हुए लोगों को वाहन रखने को लेकर स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा भयंकर मारपीट की गई। प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा बताया गया कि धाम में किसी प्रकार की सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहने के कारण यहां मनमानी ढंग से रुपए लेकर रसीद काटे जाते हैं और सीरियल नंबर पर भी धाम में भक्ता द्वारा नहीं देखा जाता है। मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे इस्माइल गांव में 16 नवंबर की शाम सविता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती दौर में मामला अज्ञात अपराधियों द्वारा अंजाम दी गई वारदात माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। हत्या की साजिश खुद उसके पति मुन्ना चौधरी ने रची थी। हथुआ
एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि पुलिस टीम ने मानवीय सूचना और तकनीकी सर्वेलेंस के आधार पर मुख्य आरोपी मुन्ना चौधरी को बड़का गांव क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलर को हायर किया था। मुन्ना चौधरी ने पुलिस को बताया कि पारिवारिक कलह, घरेलू विवाद और जमीनी विवाद को लेकर उसने सिवान से 4 शूटरों को हायर किया था। इस हत्या को अंजाम देने के लिए उसने कुल 5 लाख रुपए देने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल एक देसी पिस्तौल और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं। एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि मृतका सविता देवी बीएसएफ जवान की मां थी। बेटी के लिखित आवेदन पर ही मीरगंज थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने जब तकनीकी जांच आगे बढ़ाई तो मामला स्पष्ट होता गया और मुख्य आरोपी तक पहुंच बन गई। पटना में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में ये तीनों मर्डर हुए हैं। पहले बाइक से आए 2 अपराधियों ने कारोबारी को 6 गोली मारकर हत्या करी। मर्डर के बाद दोनों भागने लगे। इसी दौरान भीड़ ने दोनों को हत्या वाली जगह से 200 मीटर दूर घेर लिया और पीट कर मार डाला। अपराधी भूपतीपुर के रहने वाले 65 साल के अशरफी राय की हत्या कर बाइक से भाग रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल मृतक अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। प्रारंभिक जांच में इस मामला 20 करोड़ रुपए के जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की छानबीन कर रही है। मौके से 10 से ज्यादा खोले मिले हैं। इसमें से 6 गोली कारोबारी को लगी है। इससे लगता है कि अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के डोमनचक इलाके की है। रोहतास जिले के भानस थाना क्षेत्र अंतर्गत डेहरा गांव में देर रात एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान डेहरा गांव निवासी अमित सिंह, शालिग्राम सिंह एवं नीतू देवी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। बताया जा रहा है कि अमित सिंह पारिवारिक विवाद से तंग आकर पहले अपनी पत्नी नीतू देवी को गोली मारी, फिर बीच बचाव करने आए पिता शालिग्राम सिंह को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना के बाद अमित सिंह ने आक्रामक रूप को देखकर अन्य परिजन घर में ही छुप गए। उसके बाद अमित सिंह ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अमित सिंह काफी दिनों से घरेलू विवाद को लेकर मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। सहरसा में एक बार फिर अपराधियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। सदर थाना क्षेत्र के मत्स्यगंधा और जरसैन के बीच बाइक सवार 2 बदमाशों ने खनन विभाग के डाटा ऑपरेटर मृत्युंजय कुमार को गोली मार दी। 35 वर्षीय मृत्युंजय कुमार सतर गांव के रहने वाले हैं और जमुई खनन विभाग में डेटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। वो बाइक से सहरसा शहर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आए 2 बदमाशों ने उन पर 2 गोलियां चलाईं। एक गोली उनके पेट में आर पार हो गई, जबकि दूसरी गोली पैंजरे में फंसी है। गंभीर हालत में उन्हें सूर्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल और डीआईयू की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एक व्यक्ति को गोली लगी है। घटना के सत्यापन हेतु सदर थानाध्यक्ष गए और हमारी टीम भी गई। पता चला कि गोबरगढ़ा और नंदलाली के बीच में एक व्यक्ति जिनका नाम मृत्युंजय कुमार है, पिता सुरेश कुमार, इन्हें किसी बाइक सवार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई है। 2 गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया यही मामला सामने आया है और अभी उसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। हम लोगों ने एफएसएल को भी बुला लिया है। डीआईयू भी हमारी साक्ष्य संकलन हेतु पहुंच चुकी है। हम लोग इस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लगता है सर प्रथम दृष्टि? अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अभी होश में आने पे हम लोग उससे पूछताछ करेंगे और उनके परिवारजनों से भी पूछताछ करेंगे आखिर विवाद का कारण क्या है।
उसके बाद ही घटना के कारणों का पता चलता है। धन्यवाद। सारण के पहलेजा थाना के खरीका गांव में हुए शिक्षक हत्याकांड का सारण पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया है। प्राप्त सूचना अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक सोनपुर के नेतृत्व में गठित एसआईटी के द्वारा सूचना संकलन करते हुए छापेमारी कर सोनपुर थाना अंतर्गत ग्राम भरपुरा दियारा से 2 आम सप्लायर को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर ग्राम भरपुरा दियारा से स्कूटी में छुपाकर बिक्री करने हेतु रखा गया काफी मात्रा में अवैध देसी पिस्टल डबल मैगजीन के साथ बरामद किया गया। पूछताछ में बताया कि ये शातिर हथियार तस्कर करीब 8 वर्षों से हथियार खरीद बिक्री के सक्रिय हैं, जिसे पहली बार ही पकड़ा जा सका है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने निलंबित आईएसए अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ अपनी जांच का दायरा और विस्तार करते हुए एक और प्राथमिकी दायर की है। जानकारी के अनुसार एसीबी टीम द्वारा विनय चौबे सहित 7 लोगों के विरोध में कार्रवाई करते हुए यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने अपनी अवैध कमाई को छिपाने के लिए परिवार और परिचितों के खातों का नेटवर्क बनाकर भारी रकम इधर उधर ट्रांसफर की है। तो वहीं इस मामले को लेकर दर्ज की गई एफआईआर में विनय चौबे के साथ उनकी पत्नी स्वपर्णा संचिता, ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला क्षितिज त्रिवेदी, साले की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह और उनकी पत्नी संचिता सिंह के नाम शामिल हैं। जेएसएलपीएस में कार्यरत कर्मी झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के बैनर तले पलाश जेएसएलपीएस के जिला कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हैं। ये हड़ताल पिछले 4 दिनों से राज्यव्यापी चल रही है और कर्मियों का कहना है जब तक उनकी 5 प्रमुख मांगें नहीं मानी जाती वे इस हड़ताल पर बैठे रहेंगे। विगत 21 नवंबर से जेएसएलपीएस में कार्यरत ग्रेड L5 से L8 तक के कर्मी इस धरने पर बैठे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष जानकी महतो ने अपनी मांगों के बारे में बताया कि हमारी पहली मांग है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई NNMU की HR पॉलिसी को लागू कराना। दूसरा, प्रत्येक साल 10% की मानदेय में बढ़ोतरी की जाए जो कि पिछले 3 वर्षों से लंबित है। तीसरा, हम सारे L5 से L8 ग्रेड तक के जेएसएलपीएस कर्मियों को राज्य कर्मियों का दर्जा दिया जाए। चौथी, कर्मियों को उनके गृह जिला के समीप पद स्थापित किया जाए। और 5वीं मांग है कि विभाग में हमें भी पदोन्नति का मौका मिले। जब तक हमारी ये 5 मांगें पूरी नहीं हो जाती हम इस हड़ताल पर बैठे रहेंगे। घटक 5 चे पोलीस निरीक्षक सलील भोसले, API भूषण शिंदे, API गावित आणि त्यांच्या टीमला माहिती मिळाली होती की कोलकाता पश्चिम बंगाल येथून एक इसम ठाणे येथे चरस हा अंमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार आहे। त्या अनुषंगाने ACP शेखर बागडे यांच्या मार्गदर्शनामध्ये सापळा कारवाई आयोजित केली। त्यामध्ये संशयित इसम शनिवार आली राहणार कोलकाता पश्चिम बंगाल यास ताब्यात घेण्यात आले। त्याच्याकडून 5 किलो 50 ग्रॅम चरस हा अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आला, ज्याची किंमत अंदाजे 5,50,00,000 इतकी आहे। सदर इसमास अटक करून मान्य न्यायालयाने त्याला 26 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड दिलेला आहे। सदरचा इसम हा पश्चिम बंगाल येथून ठाणा येथे चरस विक्रीसाठी कोणाला विक्री करणार होता, त्यामध्ये अजून कोण इसम किंवा आरोपी संशयित कोण सामील आहेत का, त्या अनुषंगाने घटक 5 गुन्ह्याचे पोलीस निरीक्षक आणि त्यांची टीम हे अधिकचा तपास करत आहे। जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन हुआ। अलग अलग खेल विधाओं में जिले भर से पहुंचे करीब 2000 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस बीच सभी खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जगदलपुर ब्लॉक ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा। जिले के सभी विकास खंडों से आए खिलाड़ियों ने अपने अपने खेल में शानदार प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत और टीम दोनों श्रेणियों में विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफियां प्रदान की गई, जिनकी राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।
सभी खेल विधाओं के कुल प्रदर्शन के आधार पर जगदलपुर ब्लॉक ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। अधिकारियों ने विजेताओं को सम्मानित किया और संभाग स्तरीय मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव कोहापानी जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सली सामग्री मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। पुलिस नक्सली मुठभेड़ निरीक्षक आशीष शर्मा शहीद हुए थे। सर्चिंग अभियान के दौरान मिली सफलता, घटनास्थल से बड़ी मात्रा में नक्सलियों के वर्दी, पिट्ठू बैग, लिखित दस्तावेज, वर्दी, वॉकी टॉकी सेट, विस्फोटक सामग्री और अन्य सामग्री बरामद हुई। बोरतलाव थाना क्षेत्र के कोहापानी जंगल का ये मामला है। सूरजपुर में एक शराबी पति ने 3 बच्चों की मां यानी अपनी पत्नी की शराब पीकर नशे में हत्या कर दी। पत्थर व डंडे से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के शव को अपने ही घर के कुएं में फेंक ऊपर से पुआल ढक दिया जिसमें किसी को पता न चले। घटना की सुबह बड़े बेटे ने परिजनों के साथ मिलकर अपनी मां देव कुमारी को देखने लगे। इसी दौरान अपने घर के कुएं में झांक कर देखा तो पुआल के नीचे शव दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को बाहर निकलवाया व FSL टीम की मौजूदगी में जांच पड़ताल में जुट गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अशोक फरार बताया जा रहा है। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत कर प्रमुख में SCEL कुमदा ओल्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारी दूधनाथ सिंह जो 2014 में सेवानिवृत्त हुए और उनकी पेंशन चालू हुई। फिर जनवरी 2022 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद उनके परिवार के सदस्य और एक विकलांग बेटा, विधवा पत्नी को पेंशन के लिए दर भटकना पड़ा। दूधनाथ सिंह के देहांत के 3 वर्ष बाद भी उनकी पत्नी का पेंशन चालू नहीं हो पाया है। SCCL के सब एरिया ऑफिस उन्होंने अपनी सारी दस्तावेज पेश की और आज 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पेंशन चालू नहीं हो पाया। बुढ़ापे की इस कगार में वो और 42 वर्ष विकलांग बेटा इस कदर परेशान है कि SCCL के विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें अधूरे दस्तावेज की कहानी बताकर भेज दिया जाता है। 3 वर्ष से बेगारी की मार झेल रहे इस परिवार का जीवन यापन, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो चुका है। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत करमपुर में, जहां कुमदा ओल्ड में कार्यरत दूधनाथ सिंह जो सेवानिवृत्त हो चुके 2014 में, और 2014 के बाद उन्हें 2022 तक पेंशन की रकम मिली और 2022 में जनवरी में उनकी मृत्यु उपरांत उनके परिवार के सदस्य दर की ठोकर खा रहे हैं कि उनका पेंशन का रकम आखिर कब तक उन्हें पेंशन चालू किया जाएगा और बाकी पेंशन का रकम मिले। और इस रकम न मिलने के एवज में इनके परिवार को डेली की ज़रूरतों को पूरा करने में, डेली की दिनचर्या, खाना पीना से लेकर राशन पानी के लिए जो भी ज़रूरत का सामान होता है, उसके लिए इन्हें बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और इनके लकवाग्रस्त बेटा तथा एक 65 वर्ष बूढ़ी माँ, जो 65 वर्ष बूढ़ी माँ है, वो दर की ठोकर खा रही है। बार बार वो SCCL में जाकर अपने दस्तावेजों को लेकर जा रही हैं और उससे उन्होंने पेंशन के बारे में चर्चा करी और पेंशन के लिए जो भी उन्होंने दस्तावेज जमा करा, बार बार वहाँ के अधिकारियों द्वारा ये बोलकर उन्हें भेज दिया जाता है कि आज ये दस्तावेज कम है तो कल ये दस्तावेज कम है, और दस्तावेज का ढांस दे करके बार बार इन्हें परेशान किया जा रहा है और ना ही इन्हें पेंशन की रकम दिया जा रही है। सूरज रुके हुए पेंशन को लेकर हम चर्चा करने आए हुए हैं दूधनाथ सिंह के यहाँ। हम बात कर रहे हैं उनके बेटे तपेश्वर सिंह जी से, जो अपने बातों को आपके सामने रखने वाले हैं कि उनका पेंशन कितने दिनों से रुका है और वो किस लिए और कब तक कितने दिनों से परेशान है। हम बात करते हैं तपेश्वर जी से। बताइए आपके साथ मतलब क्या हो रहा है, कितने दिन से आप परेशान हैं, कब से आपका पेंशन नहीं आ रहा है? तो माता जी का पेंशन नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आपके पिताजी का मृत्यु को हुआ कितना साल हो गया? 3 साल। तो इन 3 सालों से आपका अभी तक पेंशन का रकम चालू नहीं हुआ है? नहीं हुआ। आप SCCL ऑफिस में जाकर, सब एरिया ऑफिस में जाकर कई बार प्रयास कर चुके हैं, तो वहाँ जाने के बाद आपको क्या बताया जा रहा है बार बार? तो आधार कार्ड के लिए बोलते हैं, तो आधार कार्ड तो बना नहीं है, तो उसी के चलते पेंशन भी रुका हुआ है। तो मतलब इन 3 सालों में आपको बस बार बार कागजों का
बोलकर आपको बार बार मतलब वापस किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि अभी आज यह दस्तावेज कम है, कल ये दस्तावेज कम है ना। जी। तो मतलब 3 सालों में आपके घर का खर्च किस तरीके से चल रहा है, आप क्या बताएंगे एक बार? बहुत सारे हालात पड़ गए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब परेशान हैं। अच्छा, तो आपके घर का राशन, डेली की ज़रूरतें सब कैसे पूरी हो रही है? फिर किस प्रकार से आप अपने घर का जीवन यापन परिवार के सदस्यों का कैसे हो रहा है? वही चल रहा है। सूरजपुर से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल में मासूम को घंटों शिक्षिकाओं ने इसलिए पेड़ से लटकाकर तालिबानी सजा दी कि उसने होमवर्क नहीं किया था। दरअसल नारायणपुर के हांसवानी विद्या मंदिर में एक मासूम जो नर्सरी में पढ़ता है, उसने होमवर्क नहीं किया था। ये बात से नाराज स्कूल शिक्षिकाओं ने मासूम को रस्सी के सहारे एक पेड़ से घंटों लटकाए रखा। जिस वक्त बच्चे को पेड़ से लटकाया गया था, किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो बना सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा स्कूल पर फूट पड़ा और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग बिहार का मौके पर पहुंचे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच की गई है और प्रतिवेदन उच्च अधिकारी को भेजने की बात कही गई है। दूसरी ओर स्कूल संचालक कोई सजा मामूली लग रही है और उनका कहना है कि बच्चा पढ़ता नहीं था और उसको डराने के लिए ऐसा किया गया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। सराफा बाजार में फायरिंग की वारदात हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग में 2 दुकानों पर गोलियां चली हैं। उदय ज्वेलर्स पर फायरिंग हुई है और शिवा हार्डवेयर पर फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है। एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। पालघर में मोखाड़ा तालुका में रोहणवाहिका सेवा की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। आमला गांव की प्रसूता महिला सविता बारात को रुग्णवाहिका चालक ने गांव से करीब 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। नवजात बच्चे और प्रसूता महिला को लेकर परिजनों को पूरा रास्ता पैदल तय करना पड़ा। इस लापरवाही को लेकर परिजनों ने तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए सवाल उठाए हैं। अगर रास्ते में महिला को कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? परिवार अब इस गैर जिम्मेदाराना वारदात को बड़ी कार्यवाही की मांग कर रहा है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।